नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा एकेडमी पर। हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं सीटेट का, जो कि अब आपका पेपर नजदीक है, तो इसलिए उसको देखना जरूरी है और उसको आप लोग समझते रहिए। आगे प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहिए परीक्षा एकेडमी के साथ। चलिए आज शुरू करते हैं चौथा आपका प्रीवियस का वो है प्रीवियस पेपर। ऑनलाइन मोड जो हुआ है वही है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या आज का थॉट है हमारा। जिज्ञासा एक चमत्कारी चीज है। जो जिज्ञासा होती है जानने किसी चीज की, किसी बारे में, वो एक अच्छी चीज होती है। उतना ज्ञान जितना चाहो उतना ज्ञान मिल जाएगा आपको, बिना किसी आलस और कोई थकान के आप पा सकते हैं, अगर जिज्ञासा है आपके अंदर तब। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, अपने मतलब कि जिज्ञासा को बनाए रखें। हर चीज में आप लोग मतलब क्या करें, जानने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका प्रीवियस पेपर जो ऑनलाइन मोड था वही है। आपका प्रश्न देखिए क्या है। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है, पूछा है। क्या एनसीएफ 2005 में जो बताया गया था कि आपको जो ईवीएस है पाठ्य पुस्तक, वो कक्षा 1 और 2 में नहीं रहेगी, 3 और 5 में बनाया गया है, कक्षा 3 से 5 तक। लेकिन 1-2 में नहीं है, ये क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो भाषा और गणित जो विषय है कक्षा 1 और 2 में, उसी में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। जो ईवीएस का सब्जेक्ट है उसी को रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या सही होगा। पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो ये नहीं है आपका। कि पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं जो है शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाया जाए, नहीं, ये भी नहीं है आपका। जो है देखिए तीसरा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं जो है कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, आपका यहाँ पे है। तो आपका जो सही आंसर है यही सी है, डी भी नहीं है। देखिए डी क्या लिखा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण, बस भाषा से कहा है, भाषा नहीं, भाषा गणित दोनों से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है किससे, पूछा है। तो संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित है, कि सह पाठचर्या क्रियाकलाप से संबंधित है, या समग्र विकास से संबंधित है, या शैक्षिक क्षेत्र से। तो इसमें देखेंगे समग्र जो होता है वो पूरे समग्र विकास से होता है बच्चे के। कोई जैसे मूल्यांकन करते हैं सतत एवं समग्र वाला पूरा, ये आपका देखिए इसे कहते हैं CCE। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में इसमें आप देखेंगे कि पूरे उसके संपूर्ण मतलब कि मानसिक शारीरिक सबकी मतलब कि मूल्यांकन करने के लिए ये रहता है आपका। तो इसमें समग्र विकास से है ये पूरा, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर, प्राणी उद्यान में जाना है और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों के खाने की आदत, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। तो ये इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है, तो मतलब बताना है कौन सी कौशलों का विकास हो रहा है। वो प्राणी उद्यान बच्चों को ले जा रही है, फिर उससे संबंधित जो लक्षण है जानवरों के उसको दिखाती है और पूछती है क्या कौशल मतलब विकसित हो रहे हैं आपके। इसमें देखिए क्या है, अवलोकन है, प्रश्न पूछना है, संवाद करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, देखते हैं आगे भी। प्रश्न पूछना है, वर्गीकरण भी है, वर्गीकरण, मापन, संवाद इसमें वर्गीकरण नहीं आएगा, आपका दूसरा कट जाएगा। और फिर अवलोकन, प्रश्न, संवेदनशीलता, ये भी अच्छा है, मतलब पहला भी नहीं आपका सही। तीसरा देखिए संवेदनशीलता आगे, क्योंकि हम जाते हैं तो क्या वहां पे मतलब कि प्राणी उद्यान में जानवर उसके प्राकृतिक आवास से लाए गए रहते हैं, एक जगह स्थिर किया गया रहता है। मतलब कि जू में क्या करते हैं, जानवरों को लाते हैं वहां पे दिखाते हैं सबको, तो एक संवेदन मतलब बच्चों के उनको देखने के लिए एक संवेदन उनके अंदर जागृत होती है ना, संवेदनशीलता जिसे कहते हैं। ठीक, तो आपको इसमें संवाद करते हैं, संवेदनशीलता होगी, और अवलोकन और प्रश्न तो पूछेंगे ही, प्रश्न पूछेंगे भी। ठीक, आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, मतलब कि जो ईवीएस की कक्षा होती है बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर, उसमें क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका, इसमें है वाद विवाद का प्रावधान, क्या आप वाद विवाद करें, डिबेट्स, अनुभवात्मक सीखना, फिर है कहानियां, और फिर है तथ्य और सूचनाएं। तथ्य मतलब फैक्ट और टू दी फैक्ट बताना, इन्फॉर्मेशन सूचना देना, ये नहीं चलेगा इसमें। आपको जो इसमें सही है, वाद विवाद कर सकते हैं, अनुभव जो होते हैं उसको एक दूसरे को बता सकते हैं, और कहानियों के माध्यम से भी आप वीडियोस को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों इसमें सही है। तो देखिए कहाँ ए बी सी लिखा है, ऑप्शन सी में, आपका सी सही है इसमें। आगे देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं। जो वास्तविक घटनाएं होती है सीखने के लिए, क्योंकि वो क्या होती है वास्तविक घटनाएं, इस पे वे सीखने के समृद्ध स्रोत होती हैं। अच्छा, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती है, ये भी सही है।
वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है। मतलब जो पहले घटित हुए रहते हैं, ईवीएस में क्या होते हैं, कुछ कहीं की कुछ प्राकृतिक संबंधित कोई मुद्दे हों, वो सब घटे हो, फिर उसको समझने के लिए एक अवसर देती है। फिर लास्ट आपका इसमें शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकता है। तो आपका इसमें देखेंगे तो पहला समृद्ध, सीखने के एक समृद्ध स्रोत है, ये तो सही होगा। बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण भी देता है, और ये भी सही है। तीसरा कि देखने का अवसर प्रदान करता है आपको, पहले से परिचित जो रहते हैं। लेकिन ये तीसरा आपका जो लास्ट वाला है डी, ये नहीं होगा। ऑप्शन इसमें भी आपका एबीसी ही रहेगा। ठीक, तो आपका डी देखिए एबीसी सही है, इसमें 3 ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा होता है बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, किस चीज का उपयोग कर रहा है, मतलब एक आकलन कर रहा है, आकलन उपकरण है, उसका उपयोग कर रहा है कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्य गतिविधियों का वो एक साथ मतलब मूल्यांकन कर दे रहा है। इसमें ऑप्शन देखिए रूबिक क्या, रूबिक तो छोटा सा होता है, उसमें मतलब बस उसके मतलब क्या जानता है क्या सीखता है वो होता है, उसमें बच्चा कितना पढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन पोर्टफोलियो जो लिखा है आपका, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है आपका, कि पोर्टफोलियो जो होता है आपका, इसमें पूरे उसके बच्चे के पूरे मतलब कि जब से वो स्कूल में आता है उसके मतलब पिछला भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि उसका क्या रहा होगा, आगे प्रोसेस मतलब प्रोग्रेस करता है कि नहीं करता है, सब पूरा जानकारी इसके अंदर पोर्टफोलियो में रहती है। इसमें उसका शारीरिक से लेकर मानसिक सभी रूपों में इसका आकलन किया जाता है। आपका पोर्टफोलियो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पोचमपल्ली एक शहर है, पोचमपल्ली एक शहर है, कहाँ है, जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का काम करते हैं, बुनाई मतलब सिलाई कढ़ाई ये सब कार्य, और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं वही पोचमपल्ली साड़ी। ठीक है, पोचमपल्ली का यह शहर जहां सुंदर चमत्कार रंगों की साड़ियां बनती हैं। ठीक, किस राज्य का भाग है, किस राज्य का भाग है, तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो इसमें आप पहले क्या था ऑप्शन आंध्र प्रदेश आता था, तो आंध्र प्रदेश लगा था, लेकिन अब क्या है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हो गया तो ये जिला तेलंगाना में चला गया, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा तेलंगाना सही है। इसमें ऑप्शन डी आपका सही है, तेलंगाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी के बारे में शैक्षिक उद्देश्य क्या है, संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे कैसे, संचारी और गैर संचारी रोग क्या होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रश्न दिए गए, मतलब कौन से प्रश्न इसमें प्रश्न है कि दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ठीक है, अब संचारी रोग क्या होता है, गैर संचारी रोग क्या होता है। संचारी रोग होता है जो एक दूसरे को मतलब छुआछूत जैसे कहते हैं कि संपर्क में आने से फैलते हैं, उससे हम संचारी रोग कहते हैं। जबकि गैर संचारी रोग के प्रकार की बीमारी जो होती है कि मतलब कि कोई भी मतलब अनुवांशिकता हो सकती है या तो फिर उसके खुद की बीमारी हो सकती है, वो छुआछूत से नहीं फैलती। ठीक, तो संचारी और गैर संचारी के बीच अंतर बताना है, तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा सही होगा। हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों, मतलब ये प्रश्न नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि इसमें संचारी और गैर संचारी रोग के अंतर के बारे में बताना है, तो ये भी नहीं चलेगा। यदि आपके माता पिता में एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है, ये भी प्रश्न नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही रोग की बात कर गई है। ठीक है, फिर आगे है सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है, मतलब ये देखिए प्रश्न सही है, क्योंकि सामान्य सर्दी का संचार जो होता है और फिर मधुमेह के संचार से दो, मतलब इसमें एक संचारी भी है और एक क्या है, गैर संचारी रोग है, तो अलग कैसे है, ये प्रश्न आपका सही है। और अगला है बैक्टीरिया वायरस संबंधित प्रकार के कौन से रोग होते हैं, ये तो एक सेम है, तो आपका जो सी ऑप्शन है इसमें ये सही है। इसमें दोनों रोग आते हैं, सामान्य सर्दी वाला मतलब संचारी है और ये आपका मधुमेह, ठीक है, गैर संचारी, ऑप्शन सी इसमें सही है। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले लगे पौधे लाती हैं, 2 गमले लाती है पौधे, जिसमें एक गुलाब का है और एक क्या है, अदरक, दूसरा अदरक का है। ठीक, दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जा सकता, ऑप्शन देख यहाँ मतलब प्रश्न में लिखा है नहीं किया जा सकता, तो आप ध्यान से देखेंगे क्या नहीं किया जा सकता। अगर 2 गमले लाए हैं क्लास में रखे हैं, बच्चों से उसको बारे में बताना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं करते, तो जो नहीं कर सकते उसको बताना है। तो पौधों में अनुकूलन, 2 पौधे हैं गुलाब के और अदरक के, किसके, अदरक के, तो अनुकूलन उसमें कैसे होता है उसको समझा सकते हैं। ठीक, अनुकूलन दिखाएगा। फिर पौधों में विविधता, उनके मतलब पौधों में क्या क्या विविधता मतलब होती है, उनकी डायवर्सिटी क्या है। ठीक है, और फूल के भाग, उनके फूल के भाग अलग अलग कैसे हैं। ठीक, आपका ये 3 तो हो गया, लेकिन फिर लिखा है पौधों में बीज का स्थानांतरण, और पौधों में बीज का स्थानांतरण कैसा, गुलाब में बीज होता है, अदरक में बीज होता है नहीं, इसलिए उसमें बीज का स्थानांतरण किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक मतलब बाहरी माध्यम की जरूरत पड़ती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बीज का स्थानांतरण होता है।
इसमें आपका बीज का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, इस विषय को नहीं प्रस्तुत कर सकते। बाकी ये तीनों हो सकते हैं। आपका ऑप्शन सही होगा इसमें डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक, श्री सुहास, नाम है श्री सुहास, समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब समुदाय से प्राप्त उदाहरण लेना है इनको पर्यावरण संबंधित। तो क्या करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इन धारणाओं को समझने में सबसे उपयुक्त होगा? यातायात संकेत। यातायात संकेत का एक मतलब क्या है कि नियम है, इसको पालन, मतलब नियम संकेत है, उसको पालन करना है। चाय की दुकान, चाय की दुकान पे जैसे क्या होता है, एक आपको क्या है, समुदाय से प्राप्त उदाहरण है ना। चाय की दुकान पे जाते हैं तो क्या मतलब एक पारस्परिक संबंध वहां होता है, एक दूसरे से कोरिलेट, मतलब सब लोग रहते हैं, एक जुड़ा, मतलब यहाँ से आपको सब चीज जुड़ी हुई चीज मिलती है यहाँ पे। लेकिन ये तालाब क्या, एक तालाब की बात का है, तालाब भी नहीं चलेगा। सीवेज नाली, नाली से क्या आप समुदाय से कुछ उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आपकी चाय की दुकान पे जाने पे काफी मतलब क्या है, आपको एक पारस्परिक क्या है, पारस्परिक निर्भरता का विचार मिलेगा वहां से। तो आपका जो ऑप्शन बी है इसमें, एक चाय की दुकान, यही सही होगा, समुदाय वाला। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है ऋतु, ऋतु जो आती है, मतलब ऋतु, सीजन जिसे कहते हैं। ठीक है, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम पूछा है, सबसे कम प्रासंगिक होगा? इसमें भी सबसे कम प्रासंगिक होगा उसको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए क्या क्या है। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना, सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन दिख जाते हैं। मतलब ऋतु क्या होती है, एक बैग थोड़ी ना परिवर्तित होती है, वो तो मौसम होता है अचानक परिवर्तन, लेकिन ऋतुओं में क्या होता है, कुछ समय लगता है परिवर्तन आने में। इसलिए एक बैग में तुम सैर पे ले जाओगे, बच्चों को पूछो क्या परिवर्तन है, तो वो नहीं बता पाएंगे, उसमें ये आपका नहीं बनेगा। आपका जो सबसे कम प्रासंगिक यही लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्मी या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। ये देखिए है कि वो अनुभव करें कि पिछले मतलब कुछ दिन में वो क्या मतलब महसूस कर रहे थे, ठंडी बढ़ रही है कि नहीं, गर्मी है पड़ रही कि नहीं, ये सब मतलब इसमें हो सकता है। आपका जो अगला इसमें ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध कर लिस्ट बनाने को कहना। तो वो भी अपना अनुभव बता सकते हैं कि हाँ गर्मी में हमने यहाँ घूमे, यहाँ ये खाए, ये पिए, तो ये सब बता सकते हैं। तो एक अनुभव वहां मिल जाएगा ऋतु के बारे में। फिर ऑप्शन आपका जो लास्ट है इसमें, विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। ये भी आपके ऋतु संबंधित है कि टोपी क्या है, ये आपको गर्मी से बचाएगी, बरसाती क्या है, आपको पानी, वर्षा ऋतु से बचाती है, मतलब पानी से, और एक स्वेटर पहन लेंगे ठंडी से बच जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तीन ऑप्शन तो सही लगता है। लेकिन ये विद्यार्थी को सैर पर ले जाकर तुरंत पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतु में क्या प्रकार परिवर्तन दिख रहा है, तो ये आपका नहीं है। तो आप सबसे कम प्रासंगिक यही है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछा है। ऑप्शन देखिए क्या है, भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए, मतलब भोजन पचाने में लगने जो समय लगता है उसको ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। ठीक है, एक समान मतलब भोजन खाएंगे, क्या वो भोजन टाइमिंग पूछ रहा है कि पचने का टाइम सेम रहेगा, नहीं, वो अलग है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछा है। कक्षा में विभिन्न स्थान पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती है। ये फालतू मतलब ऑप्शन डाल दिए हैं सब। आगे दिखा है कि समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ये ऑप्शन सही है कि पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल को फेंक कर जांचना कि क्या वो मतलब कौन सी डूबेगी कौन सी नहीं। तो ये तो पता है कि भारी बोतल डूब जाएगी, खाली बोतल ऊपर है, ये तो नहीं। देखो आपका ऑप्शन जो सी है इसमें, चाय के गर्म प्याले को जब ठंडा मतलब कि ठंडा उसको करते हैं, जब हम उस पर फूंक मारते हैं तो ठंडा हो जाता है। ये आपको लगेगा कि हाँ एक विशिष्ट निष्कर्ष पे हम लोग इस पे मतलब इसकी जांच मतलब क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं इस पे। ठीक है, चाय के प्याले वाले पे, इसको आप ऑप्शन सी सही मानेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। कच्चा माल क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को कोई वस्तु बनाना है उसके पहले उसका कच्चा माल प्रयोग करते हैं। जैसे हम कागज बनाना है तो उसके पहले क्या कच्चा माल होगा, लकड़ी, बांस, ये सब उसका कच्चा माल होगा। ठीक है, चीनी बनाना है तो क्या प्रयोग करेंगे कच्चा माल में, ईख प्रयोग करेंगे। तो ये सब कच्चे माल है। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने वाले को दर्शाना।
मतलब कि इसमें एक रोल प्ले करेंगे एक बच्चे की धान काट के ले जा रहे हैं बाजार में बेचने, तो ये आपके कच्चे माल संबंधित नहीं है, ठीक है, एक मार्केटिंग वाला प्रोसेस में, ठीक। अब अपना सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना, चक्कर लगा के आओ और पहचान करो कि क्या क्या कच्चे माल आपके प्रयोग में यहाँ किया जा सकता है, बस पता करना है। तो ये आपको भी नहीं, ये नहीं ऑप्शन, बस पता करना नहीं होगा। तो विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए मतलब कि एक मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना है। ये आपके देखो कोई भी मतलब लकड़ी उकड़ी चाहिए जिससे कच्चे माल से वो अपना पेंसिल स्टैंड बनाए अपने मेज जहां बैठते हैं, ठीक है। तो ये आपके कच्चे माल से क्या है, बच्चों के अंदर देखो क्या प्रामाणिक कार्य एक होगा, तो आप किसी मतलब कि अपने कच्चे माल का प्रयोग करके एक पेंसिल स्टैंड बनाएंगे और अपने लिए प्रयोग करेंगे, ठीक। फिर विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करना, दोबारा पेंट, ये सब नहीं। आपका जो ऑप्शन सही है इसमें सबसे सटीक लग रहा है ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें क्या प्रयोग करेंगे, एक प्रयोग करके सीखेंगे उसमें और उनको क्या कच्चा माल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रामाणिक कार्य है इसमें प्रयोग करने के लिए। अगले आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो यहाँ लिखा ऑप्शन पहला देखिए, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार के चोंच के अनुकूलन की पहचान करना। अब सबसे अधिक मेल खाता ये पूछा है। संरचनावादी दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, एक मतलब कि एक उसमें विश्लेषण करना पड़ता है, मतलब बच्चों को क्या करना है कि मतलब प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें विश्लेषण करते हुए सब चीजों को अपने ढंग से समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या है अलग अलग क्या है, चोंच के बारे में बताना, अनुकूलन पहचानना, पहचान करना बस सीमित है। फिर आगे क्या, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, ये सही है आपका, कि नदी के पानी में जो हम लोग टेस्ट अगर करते हैं उसका मतलब कि उसको प्रयोग करते हैं नदी के पानी को, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें से जो प्रदूषक होते हैं उसको निकालना रहता है, छांटना रहता है, उसकी पहचान करते हैं क्या मिला हुआ है इसमें, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं हम। तो प्रयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक विश्लेषण का कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हमको ये अधिक मेल खाता हुआ दिख रहा है संरचनावादी दृष्टिकोण से, ठीक है। और फिर फूलों की कली देखकर उसका चित्र बनाना, ये भी नहीं है सही। फिर जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना, ये बस वही लिस्ट बनाना। तो आपका जो सही आंसर है आपका बी इसमें सही है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है। नदी से हम जो उसमें प्रदूषक होते हैं नदी के पानी में, उसको हम कैसे छांटेंगे, कैसे अलग करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो जूम ऐप आता है आपका जूम ऐप, ठीक है, कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जूम ऐप पे हम लोग बिना बोले संचार कैसे करेंगे। तो लिखा है नीचे पढ़ते हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड ये नहीं है। ब्रेकआउट रूम इसमें जो होता है रूम्स वो भी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो तो बिना मतलब बोले उसमें वीडियो चेहरा दिखाना नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके चेहरा बोलना पड़ेगा ही। लेकिन आपका जो चैट में GIF होता है, एक GIF देखेंगे आपको मोबाइल में भी होगा, जिसमें मतलब कुछ सेकंड का होता है, वो एक मतलब संकेत दे देगा आपको, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोलने का, हाय हेलो ऐसे मतलब आता नहीं इमोजी टाइप का कुछ बन के, तो आपका क्या होता है वो चैट में GIF होता है। तो आप इसमें बिना बोले संचार कर सकते हैं उससे, ठीक है। आपके जूम ऐप पे वो है विशेषता। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही होगा, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्राय सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है, ठीक है, और आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मतलब क्या करेंगे आप जब कोई मतलब विद्यार्थी जो दूसरे देश का है आपके स्थानीय विद्यार्थी के साथ बैठा है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखिए क्या है, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए कहेंगे। अच्छा, फिर क्या है कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने, ये आपका सही है भी। पक्षपात क्या कहते हैं कि पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी के, चाहे वो स्थानीय हो चाहे लोकल हो चाहे जहां मतलब कि बाहरी हो, ठीक है। तो रूढ़ियों को, ये सब पक्षपात और रूढ़ियों को हमको कम करना चाहिए, ठीक है, और विविधता को महत्व देना चाहिए। जो हमारे मतलब विदेशी है और हमारे स्थानीय वालों में जो विविधता रहती है उनको महत्व देना चाहिए, भेदभाव कोई नहीं करना चाहिए, ठीक। और अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करने देने के लिए, ये भी नहीं है, समझने के लिए कि अन्य संस्कृति के विकास, संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति से तुलना भी नहीं करना है, ठीक है। पक्षपात और रूढ़ियों वाला कम करने के लिए शिक्षार्थी यही कार्य करेगा शिक्षक एक, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ स्थान दिया, एक तरफ सामान्य घर दिया है कि कहाँ किस स्थान पे कौन से घर बने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उधर असम लिखा है, असम को मिलाना है। असम के घर कैसे होते हैं? असम के घर पत्थर के बने, लकड़ी के बने, फर्श थोड़ा वो हो गया है, कट के इधर आ गया है। इसमें असम का घर जो होता है आपका देखेंगे कैसा होता है, कहाँ गया, मिट्टी का लकड़ी के बने ढालू छतें। आपके जो ऑप्शन इसमें देखेंगे लकड़ी के बने ढालू छतें जो होते हैं, यहाँ पे देखिए स्टीलिंग बम्बू, बम्बू वेन। असम के घर कहाँ है? असम यहाँ बम्बू वाले 5वें में जाएगा। ठीक है, 5वें में असम का घर यहाँ जाएगा। ठीक है, मनाली, मनाली में कैसे घर होते हैं? मनाली में देखेंगे पत्थर उत्थर रहता है, फिर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन मेड ऑफ मड, यहाँ पे मेड ऑफ स्टोन विथ वुडन फ्लोर। ठीक है, मनाली का आपका कहाँ गया? मनाली यहाँ पे। ठीक, और फिर उसके बाद हिमाचल, यहाँ राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में, राजस्थान मिट्टी मनाली और क्या है इसमें? राजस्थान रूप पत्थर लकड़ी के ढालू, रूप ढालू। यहाँ राजस्थान में क्या है? कटीले झाड़ियां से बने होते हैं। तो इसमें मिलान कर देता, लेकिन इसमें सही नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे कुछ वो हो गए हैं, मेटर इधर उधर आ गए हैं। आपके राजस्थान, राजस्थान कहाँ जाएंगे? कटीले, कटीले झाड़ियों की बनी होती हैं। ठीक, हाउस बोट आपके कहाँ होते हैं? हाउस बोट आप देखेंगे तो आपके केरल में, केरल में या जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे मतलब झील होती है वहां पे चलती है हाउस बोट, केरल या कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ये प्रश्न इससे ही छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, जब फसल कट जाती है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो फसल कटने के बाद एकत्र होकर एक त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते भी हैं और मजे करते हैं, फिर गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? नाच का जो नाच वहां नाचते हैं, डांस करते हैं, उसका नाम क्या है? चिराव, कुडुक, तोरंग या झूम। तो आपका जो वहां के नृत्य होता है मिजोरम में, जब फसल पक जाती है डांस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं चिराव डांस। क्या कहते हैं? चिराव। चिराव डांस कहाँ नाचते हैं? मिजोरम में नाचा जाता है, मिजोरम वाले नाचते हैं। ठीक, फसल पकने पर। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। इसमें अगला प्रश्न है, 3 खाद्य पदार्थ का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में, आयरन लोहा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आंवला, सेब, कद्दू, कद्दू। ठीक है, फिर दूसरा है सेब, गुड़, खीरा। खीरा, कद्दू कट गया इसमें, ये नहीं होगा। खीरा आ गया, नहीं होगा। आंवला, पालक, फिर कद्दू आया है, ये भी कट गया। आंवला, पालक, चिगरी, क्या आता है? गुड़। ठीक है, गुड़ नहीं लिखा, गुड़। ठीक है, गुड़। ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा, गुड़, गुड़। ठीक, ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। क्या आपका आंवला भी होगा, पालक भी होगा, गुड़ भी होगा। ये आपका आयरन का अच्छा प्रचुर स्रोत माना जाता है। मच्छर से फैलने वाले 3 रोगों का समूह पूछा है, देखते हैं कौन से। डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। कोविड-19 पता है वायरस जनित बीमारी है, ये नहीं होगा, कट गया। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स। HIV एड्स ये भी नहीं है, वायरस जनित है, तो भी काट देते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तीनों क्या है? मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है। कोविड-19 इसमें भी आया, लास्ट वाले में भी कट गया। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप सबसे छोटे मार्ग से, सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से, ट्रेन से जा रहे हैं पटना से चंडीगढ़, तो वह संभावित राज्य केंद्र, संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, पूछा है। तो ये मैप में आप देखेंगे जब कि आप जब कहां से, पटना से जाना है, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो आप कौन से, मतलब चंडीगढ़ जाना है तो कौन सा राज्य इसमें से? हरियाणा, क्या हरियाणा को मिलेगा? हाँ मिलेगा। आपका दिल्ली भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश भी मिलेगा। पटना कहाँ है? बिहार, बिहार से जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन आपको पंजाब नहीं। पंजाब क्या है कि चंडीगढ़ जस्ट अपोजिट पीछे है। ठीक है, अपोजिट मतलब साइड में है। तो आपका जो चंडीगढ़ पहुंचने के लिए पटना से क्या होगा? पंजाब आपका जो है नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ये भी मिलान वाला है, देख लेते हैं तो सही है, इसको मिला लेते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ कीट लिखा है, उसकी पूछा क्या कीट क्या होते हैं। ठीक है, कीट क्या होते हैं? कीट में कौन से जानवर आएंगे? कछुआ आता है कीट में, काकरोच आता है कि चमगादड़ की उल्लू। तो आप जानते हैं कीट क्या होता है? कीट काकरोच एक कीट होता है। ठीक है, और पक्षी की बात करता है, पक्षी संबंधित कौन से होते हैं? क्या
कछुआ है, चमगादड़ है, उल्लू है। तो इसमें चमगादड़ कंफ्यूजन में करने के लिए है, ये आपका स्तनधारी होता है चमगादड़। आपका पक्षी में उल्लू आएगा, उल्लू, ठीक। और सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंगने वाले प्राणी, जैसे कछुआ आपका हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या है आपके छिपकली, ये सब सरीसृप है। आपका जो सरीसृप है ये आपका इसमें जाएगा, ठीक। और स्तनधारी में आपका चमगादड़ आएगा। तो आपका पहला कहाँ गया था? दूसरे में, पहला दूसरे में, ठीक है, 2 में है, 1 कट गया। फिर आपका बी वाला गया था चौथे में, ठीक है, कहाँ गया था? चौथे में, बी वाला चौथे में। या लास्ट वाला आपका ऑप्शन इसमें सही है, डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक लक्षण पक्षी के बताया गया, क्या नाम है इसका? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। मतलब एक वो छोटी सी उस कविता बना दी है बच्चों को सुनाने और पूछा कि इस पक्षी को क्या मतलब क्या नाम है? पक्षी पे जिसके दुम पर पैसा होता है, दुम पर नीला ही नीला, नीले शक्कर खोरा, ये नहीं होगा। मोर, मोर क्या होता है? उसके देखेंगे उसके पंख में नीला नीला हरा सब दिखता है, और उसको जो आंख जैसा पंखवा बना है उसको पैसा कहते हैं सब। तो आपका मोर ऑप्शन इसमें सही बेटर है, सही, ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, एक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के मतलब 7 वर्षों तक इस पे मतलब प्रयोग किए थे, रिसर्च किए थे। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में लक्षण जो होते हैं वो जोड़ियों में आते हैं, मतलब सिंगुलर नहीं, सबके मतलब साथ में आएंगे। निम्नलिखित में से उसे कुछ ऐसे छाटिए उसे कुछ छाटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं किया था। पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं किया था, बाकी सब किए थे। तो बीजों का ऑप्शन देखिए, बीजों का हरा या पीला होना, ये तो बताया था मेंडल ने, ठीक। और बीजों का खुरदरा होना और चिकनापन, ये भी बताया था मेंडल ने। और पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी बताए थे मेंडल ने। लेकिन आपका जो लास्ट ऑप्शन देखेंगे, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो होता है वो पीले और हरे गुण से मिलकर होते हैं, नहीं, वो अलग ही होंगे। लिखा है ना पहला आपका ऑप्शन, बीजों का हरा या पीला होना, हरा या तो होगा या तो पीला होगा, लेकिन दोनों मिक्स करके रंग नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें डी, मतलब जो मेल नहीं खाता, प्रयोग में नहीं है, ऑप्शन डी आपका इसमें है। अगला प्रश्न, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचते हैं, कहां से कहां खींचना सरल रेखा? भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हुई, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? कोलकाता, अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो आप देखेंगे वहां पे कौन सी दिशा बनेगी। एक छोटा सा मैप बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, नई दिल्ली आपके यहाँ पे है, ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पे है, भारत के एकदम ऊपर। और पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पश्चिम बंगाल कोलकाता यहाँ पे है, हुगली नदी यहाँ पे है, यही कोलकाता है राजधानी। तो आप क्या दिशा पता है ना, यहाँ पे इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ये कोलकाता है, यहाँ पे नई दिल्ली है। तो यहाँ से ऐसे एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो आप किस दिशा में खींच रहे हैं? ये पूछा कि राजधानी मिला दी जो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, इसके सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? तो आप देखेंगे कि नीचे जा रहा है, नीचे मतलब दक्षिण जा रहा है, और किधर जा रहा है? पूरब जा रहा है, दक्षिण पूरब। क्या होगा आपका आंसर? दक्षिण पूरब। दक्षिण, पहला ही आपका सही है, आपका पहला ए यही सही है, दक्षिण पूरब आपकी दिशा बनेगी, ठीक। अगला है, किसी वृक्ष के बारे में कथन दिए गए, विचार करिए इस पे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई क्या होती है कि सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। मतलब कि जितने 10 फीट 8 से 10 फीट ऊंचाई जो होती है कक्षा की, उसमें इस वृक्ष की ऊंचाई बताएगी, मतलब उतनी ऊंची होती है, ठीक। और फिर है, इस वृक्ष की जड़ धरती के भीतर कुल जितनी उसकी ऊंचाई होती है उसकी 30 गुना लगभग गहराई तक नीचे जाती है, और भूमि जल स्तर में मतलब क्या है, तब तक भूमि जल स्तर तक नहीं पहुंच पाई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो पहुंच कहाँ जाती है? एकदम 30 गुनी, मतलब गहराई जितनी ऊंचाई उसके ऊपर होती है उसकी 30 गुनी नीचे जाती है, उसकी जड़ बहुत नीचे तक जाती है, ठीक है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करती है, ठीक। फिर क्या है, यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों पे पाया जाता है, मतलब पास पाया जाता है। अबू धाबी कहाँ है? यूएई, ठीक है। तो आपको ये वृक्ष बताए थे रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के हैं। आपका जो लास्ट वाला है इसमें देखें अबू धाबी, ये तो कट गया, ये नहीं है। लेकिन ये आपका देखिए, वृक्ष अपने तने में क्या होता है? जल का संचय करता है, ये सही है आपका।
और ये इसकी जड़ जो होती है वो 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती ही है, ये भी सही है। और इस वृक्ष की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, मतलब एक कमरे के समान लंबाई इतनी इसकी ऊंचाई, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें देखिए जो बनेगा ए बी सी बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी आपका जो सी है वही बनेगा, ऑप्शन सी सही, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, ठीक है, किसी बड़े शहर का मानचित्र है, ये आपका सवाल लगाने वाला सवाल है, जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना भी बताया गया। क्या बताया गया कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर होता है। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी जो है 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी जो बतानी है किलोमीटर में लगभग कितनी होगी, किलोमीटर में बतानी है, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है, तो कितना है सेंटीमीटर 16.7, इसमें हमको इसको गुणा कर देंगे। आंसर 35, 5 हासिल 3 का, 5 छक 30, 3 33 के 3, 5 एकम 5 3 8, ठीक। फिर इसको एक बार देखते हैं, 9 7 63 के 3 हासिल 6 का, 9 छक 54, 54 6 60, 0 हासिल 6 का, 9 का 9 6 15, फिर सबको जोड़ेंगे 0 5 6 8 5 1, मतलब इसमें दशमलव एक स्थान पे है तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। कितना आया आंसर आपका, देखेंगे 15,865, ये आपका मीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर था, हम लोग मीटर बदले हैं तो मीटर में आया है, लेकिन ऑप्शन हमारा किलोमीटर में दिया है। तो इसको क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे, तो आपका जो सही आंसर बनेगा इसमें 3, यहाँ पे 0.3 अंक पे लग जाएगा, तो 15,865, कितना 865 लगभग क्या है, लगभग पूछा है ना, लगभग ये 9 में यहाँ जाएगा, ऑप्शन बी से भी सी पे जाएगा, ऑप्शन सी सही माना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, मेढकों और कीटों को फंसाने और खाने मतलब पकड़ कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। बताए थे हम, जो कीड़ों को मकड़ों को फंसा खा के अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, तो वो पौधा जो होता है उसका नाम क्या है, घटपर्णी या नेपेंथिस कहते हैं, ठीक है। ये किस स्थान में पाया जाता है, तो वैसे अपने भारत में देखा जाएगा तो मेघालय कहाँ है, मेघालय में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ भी ये सब पाए जाते हैं पेड़ पौधे। तो आपका भारत में पूछा है तो आपको ऑप्शन देखिए, मेघालय पहले पे ही है, मणिपुर महाराष्ट्र मिजोरम, आपका मेघालय आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे प्रश्न देखते हैं, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है। वेट लिफ्टर मतलब भार उत्तोलक जो उठाते हैं बड़ा वाला, जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। इनकी हम विशेषता हम लोग पढ़े थे, इनका नाम पूछा है कि कहाँ की, ये आपकी रहने वाली हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश की हैं, आप बताएंगे इनका नाम क्या है। तो वेट लिफ्टर हैं तो वाहिदा प्रिज्म ये है नहीं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री ये भी नहीं है, बछेंद्री पाल पर्वतारोही ये भी नहीं है, लेकिन कड़म मल्लेश्वरी यही वेट लिफ्टर है जो 29 मेडल जीती हैं, और ये कहाँ के रहने वाली, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। आपका ऑप्शन इसमें कड़म मल्लेश्वरी वाला ये सही होगा, ऑप्शन डी भारोत्तोलक वेट लिफ्टर यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न आज का, नीचे दिए घरों के प्रकार पूछा है, उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने के लिए सब लोग बनाते हैं। जहां पे भारी वर्षा होती है वहां पे सब लोग बनाएंगे इस टाइप के घर। भारी वर्षा होगी मतलब बाढ़ आएगी, तो बाढ़ को बचने के लिए अब कैसे किस टाइप का घर बनता है वहां पे, तो आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, सपाट छत वाले बांस के घर, अच्छा, फिर लिखा सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंबे पर बने ढालू छत वाले घर, ये सही लग रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, मिट्टी फूस के घर जिसकी ढालू छतें कटीली झाड़ियां, राजस्थान के घर बनते हैं कटीली झाड़ियों वाले। आपका जो सही आंसर इस पे बांस के खंबे पे क्यों बनाते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है अक्सर वहां पे, तो ऊंचाई बनाते हैं, कम से कम 8 से 10 फीट ऊंचाई बांस का खंबा लगा के ऊपर उस पर छत लकड़ी का बनाएंगे, लकड़ी के ढालू छत बना देंगे, लकड़ी का पूरा टोटली लकड़ी का बनाया जाता है इसको, ठीक है। तो आपका जहां भारी वर्षा होती है वहां पे इस टाइप का घर बनता है बांस खंबे पर, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। आज का जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस पेपर, वो आज 30 प्रश्न हम लोग कर लिए, ऐसे आगे करते रहेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।